हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू वन डे वन कॉन्सेप्ट फॉर 72nd बीपीएससी सीरीज। दोस्तों, आज हम भारतीय संविधान के जो भी इम्पोर्टेंट संशोधन रहे हैं उनके बारे में जानेंगे, क्योंकि संविधान संशोधन बीपीएससी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इससे हर साल एक दो क्वेश्चन आते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जब हम भारतीय संविधान की बात करते हैं तो हमें यह समझना चाहिए कि यह केवल एक स्थिर दस्तावेज नहीं, बल्कि यह एक जीवित और गतिशील व्यवस्था है जो समय, राजनीति, समाज और न्यायिक निर्णयों के साथ बदलती रहती है। यदि पहला संविधान संशोधन नहीं होता तो शायद आज आरक्षण व्यवस्था संभव नहीं होती। यदि 42वां संविधान संशोधन नहीं होता तो प्रस्तावना में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द नहीं जुड़ते, और यदि 44वां संविधान संशोधन नहीं आता तो आपातकाल के समय नागरिकों के जीवन को स्वतंत्रता की सुरक्षा इतनी मजबूत नहीं होती। इसलिए संविधान संशोधन भारत के लोकतांत्रिक विकास की कहानी है। तो हम इसको एक एक संशोधन को विस्तार से समझेंगे। सबसे पहला संशोधन को जानते हैं, प्रथम संविधान संशोधन 1951 के बारे में। दोस्तों, संविधान लागू होने के तुरंत बाद सरकार को यह अनुभव हुआ कि सामाजिक क्रांति और भूमि सुधार के मार्ग में न्यायिक बाधाएं आ रही हैं। कई जमींदारी उन्मूलन कानूनों को संपत्ति के मौलिक अधिकार के आधार पर अदालत में चुनौती दी गई। सरकार को लगा कि यदि संविधान में संशोधन नहीं किया गया तो सामाजिक न्याय की दिशा में उठाए गए कदम रुक जाएंगे। इसलिए 1951 में पहला संविधान संशोधन लाया गया, और इस संविधान संशोधन के माध्यम से अनुच्छेद 15 में उपबंध जोड़कर राज्य को सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए विशेष प्रावधान बनाने की शक्ति दी गई। यही प्रावधान आगे चलकर आरक्षण व्यवस्था का संवैधानिक आधार बना। इसी संशोधन द्वारा अनुच्छेद 31A और 31B जोड़े गए, जिनका उद्देश्य भूमि सुधार कानूनों को न्यायिक समीक्षा से बचाना था। साथ ही 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। तो ध्यान रखना, पहले संविधान संशोधन से ही संविधान में 9वीं अनुसूची भी जोड़ी गई थी, जिसमें शामिल कानूनों को अदालत में चुनौती से संरक्षण दिया गया था। लेकिन बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि 9वीं अनुसूची में डाले गए कानून भी संविधान की मूल संरचना के विरुद्ध नहीं हो सकते। अगर वो संविधान की मूल संरचना के विरुद्ध हैं तो उनको अदालत में चुनौती दी जा सकती है। इसके अतिरिक्त अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अनुच्छेद 19(2) के अंतर्गत कुछ नए प्रतिबंध भी जोड़े गए, जैसे सार्वजनिक व्यवस्था, विदेशी राज्यों से मैत्रीपूर्ण संबंध और अपराध के लिए उकसाना। इन प्रतिबंधों को युक्ति संगत बनाया गया, जिससे न्यायालय उनकी समीक्षा कर सके। इस प्रकार पहला जो संविधान संशोधन था वो सामाजिक न्याय और राज्य की शक्ति के संतुलन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम था। अब बात करते हैं अगले इम्पोर्टेंट संविधान संशोधन की, जो कि है 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956। स्वतंत्रता के बाद राज्यों की सीमाएं जो थी वो प्रशासनिक आधार पर थी, लेकिन जनता भाषाई आधार पर राज्यों की मांग कर रही थी। आंध्र प्रदेश आंदोलन ने इस मांग को और तेज कर दिया तथा राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों के आधार पर 1956 में 7वां संविधान संशोधन किया गया, और इस संविधान संशोधन द्वारा राज्य की भाग ए, भाग बी, भाग सी और डी श्रेणियों को समाप्त कर दिया गया, क्योंकि इससे पहले राज्यों को श्रेणियों में बांटा गया था, ए श्रेणी, बी श्रेणी, सी श्रेणी और डी श्रेणी में। लेकिन जब 7वां संविधान संशोधन हुआ तो इसे समाप्त कर दिया गया और राज्यों को पुनर्गठित करके 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। इसने भारत के संघीय ढांचे को अधिक स्पष्ट और स्थिर बनाया। साथ ही उच्च न्यायालयों की संरचना में परिवर्तन किए गए और 2 या अधिक राज्यों के लिए संयुक्त उच्च न्यायालय की व्यवस्था भी की गई। तो आपको ध्यान रखना, संयुक्त उच्च न्यायालय की व्यवस्था 7वें संविधान संशोधन द्वारा किया गया था, और 7वां संविधान संशोधन 1956 में हुआ था। अतिरिक्त और कार्यवाहक न्यायाधीशों की नियुक्ति का भी प्रावधान भी इसी संशोधन के माध्यम से सुदृढ़ किया गया, और यह संशोधन भारत की एकता और विविधता के संतुलन का उदाहरण है। तो ध्यान रखना, उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को भी इसी संविधान के संशोधन द्वारा बढ़ाया गया था। अब आते हैं उस संविधान संशोधन के बारे में जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, यानी 42वां संविधान संशोधन, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। 1975 में जब आपातकाल लगाए गए थे तो सरकार ने अपनी शक्तियों को व्यापक बनाने के उद्देश्य से 42वां संविधान संशोधन पारित किया, जिसे मिनी संविधान कहा जाता है। यह अब तक का सबसे व्यापक संशोधन था, जो कि 1976 में हुआ था। इस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए।
ये एग्जाम में हमेशा आते रहता है कि प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। तो ध्यान रखना 42वां संविधान संशोधन। और इसके माध्यम से भाग 4A जोड़कर नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया, क्योंकि जो ओरिजिनल संविधान था उसमें नागरिकों को मौलिक कर्तव्य नहीं दिए गए थे। लेकिन सरदार स्वर्ण सिंह समिति की जब सिफारिश आई तो उसके बाद 42वां संविधान संशोधन के माध्यम से ही भाग 4A जोड़कर और संविधान में अनुच्छेद 51A जोड़ा गया और नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों का बताया गया। राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह मानना अनिवार्य किया गया, जिससे वास्तविक कार्यपालिका शक्ति मंत्रिपरिषद में केंद्रित हो गई तथा नीति निर्देशक तत्वों को कुछ मामलों में मौलिक अधिकारों से ऊपर रखने का प्रयास भी इसी संविधान संशोधन के द्वारा किया गया। तो ध्यान रखना है कि डीपीएसपी को फंडामेंटल राइट्स के ऊपर वरीयता 42वें संविधान संशोधन से ही दिया गया था तथा लोकसभा और राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष यहीं पर किया गया था, मतलब इसी संविधान संशोधन द्वारा। और साथ ही प्रशासनिक अधिकरणों के गठन के लिए भाग 14A जोड़ा गया। और यह संशोधन जो था वो अत्यधिक विवादास्पद रहा, क्योंकि इसे सत्ता केंद्रीकरण का प्रयास माना गया था। मतलब इस संविधान संशोधन को ये माना गया था कि इसके माध्यम से सत्ता को केंद्रीकृत किया जा रहा है। फिर आता है 44वां संविधान संशोधन, जो कि 1978 में आता है। आपातकाल के बाद लोकतांत्रिक मूल्यों की पुनर्स्थापना के उद्देश्य से 44वां संविधान संशोधन आया था। और ये जो संविधान संशोधन था वो 42वें संशोधन के कई प्रावधानों को संशोधित या निरस्त किया, जिसमें से थे लोकसभा और विधानसभाओं का कार्यकाल पुनः 5 वर्ष किया गया, जो कि 42वें संविधान संशोधन में 6 वर्ष किया गया था, उसको हटा करके अब 5 वर्ष कर दिया गया था 44वें संविधान संशोधन में। और संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिए गए और इसे अनुच्छेद 300A के अंतर्गत रखा गया। हमने फंडामेंटल राइट में देखा था कि वो 1978 से पहले एक और फंडामेंटल राइट था, जिसे कि बाद में हटाकर कानूनी राइट में बना दिए गए, जो कि था संपत्ति का अधिकार। और राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करने के आधार को आंतरिक अशांति से बदलकर सशस्त्र विद्रोह किया गया, जिससे आपातकाल की घोषणा कठिन हो गई। जैसा कि हमने आपातकाल वाले अपने टॉपिक में देखा था, आप उसको जाके हमारे उसमें प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तथा अनुच्छेद 20 और 21 को यह सुरक्षा दी गई कि आपातकाल के दौरान भी इन्हें निलंबित नहीं किया जा सकेगा और राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह पुनर्विचार के लिए वापस भेजने की शक्ति दी गई। इस प्रकार जो 44वां संविधान संशोधन था वो लोकतंत्र की पुनर्स्थापना का प्रतीक माना जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि लोकतंत्र की पुनर्स्थापना का प्रतीक 44वां संविधान संशोधन। उसके बाद आता है 52वां संविधान संशोधन, जो कि 1985 में हुआ था। दोस्तों, राजनीतिक अस्थिरता और दल बदल की बढ़ती घटनाओं को रोकने के लिए 52वां संविधान संशोधन लाया गया और इसके माध्यम से, मतलब 52वें संविधान संशोधन के माध्यम से संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसे दल बदल विरोधी कानून भी कहा जाता है। तथा इसके अंतर्गत यदि कोई सांसद या विधायक अपनी पार्टी छोड़ देता है या विप के विरुद्ध मतदान करता है तो उसे अयोग्य घोषित किया जा सकता है। तो दल बदल से विरोधी संबंधी जो भी ये थे प्रावधान थे वो 52वें संविधान संशोधन में थे। तो आपको ध्यान रखना है, दल बदल विरोधी कानून 52वां संविधान संशोधन 1985। और ये राजनीतिक स्थिरता को बढ़ावा दिया, हालांकि स्पीकर की भूमिका को लेकर बहस भी हुई। अब आता है 61वां संविधान संशोधन, जो कि 1988 में हुआ था और इस संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। और इसका उद्देश्य ये था कि युवाओं को लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भागीदारी दिया जाए और इसने भारत के लोकतंत्र को अधिक समावेशी बनाया, क्योंकि इसी जो 61वां संविधान संशोधन था इसी से 21 वर्ष जो मतदान की आयु थी उसे घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था, ताकि भारत के लोकतंत्र को अधिक समावेशी बनाया जाए। फिर आता है 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992, जो कि हमने पंचायती राज वाले टॉपिक में पढ़ा था। इस संशोधन ने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया। संविधान में भाग 9 जोड़ा गया और 11वीं अनुसूची में 29 विषयों को पंचायतों के अधिकार क्षेत्र में रखा गया तथा महिलाओं तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण का भी प्रावधान किया गया तथा इसने ग्राम स्तर पर लोकतंत्र को सशक्त किया है। तो ध्यान रखना, 11वीं अनुसूची भी 73वें संविधान संशोधन द्वारा और भाग 9 भी जोड़ा गया था। फिर आता है 74वां संविधान संशोधन, क्योंकि 73वां जो था वो ग्राम पंचायत से संबंधित था और ये जो था वो शहरी स्थानीय निकायों से संबंधित था। और 74वां जो संविधान संशोधन था वो 1992 में हुआ था।
दोस्तों, शहरी स्थानीय निकायों को संवैधानिक दर्जा देने के लिए 74वां संविधान संशोधन आया था और इसके पश्चात भाग 9A जोड़ा गया और 12वीं अनुसूची में 18 विषय शामिल किए गए। इससे नगर पालिकाओं और नगर निगमों को संवैधानिक आधार मिला और शहरी शासन प्रणाली मजबूत हुई। तो ध्यान रखना, नगर पालिकाओं को संवैधानिक आधार मिला था 74वां से और ग्राम पंचायत को 73वां से। फिर आता है हमारा 86वां संविधान संशोधन और इस संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष तक जो बच्चे थे उनके लिए शिक्षा का अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया और अनुच्छेद 21A जोड़ा गया, जिसको कि हमने फंडामेंटल राइट्स वाले टॉपिक में पढ़ा है। आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं, उसमें आपको डिटेल से समझ में आ जाएगा। और अनुच्छेद 45 में संशोधित किया गया तथा अभिभावकों के लिए शिक्षा सुनिश्चित करने का कर्तव्य भी जोड़ा गया और यह संशोधन जो था वो सामाजिक विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम था। फिर आता है 101वां संविधान संशोधन जो कि 2016 में हुआ था। इस संशोधन द्वारा वस्तु एवं सेवा कर यानी GST लागू किया गया और इससे अप्रत्यक्ष कर प्रणाली को एकीकृत किया गया तथा केंद्र और राज्य दोनों को कर लगाने की शक्ति दी गई, जो कि सहकारी संघवाद का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। तो आपको ध्यान रखना, GST से संबंधित जो संविधान संशोधन था वो 101वां था। फिर आता है 103वां संविधान संशोधन जो कि 2019 में आया था और 103वां संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया। यानी जो EWS के लिए 10% रिजर्वेशन का बात है वो 103वें संविधान संशोधन से किया गया था जो कि 2019 में आया था और यह आरक्षण सामाजिक के बजाय आर्थिक आधार पर दिया गया था। जैसे कि हम सभी जानते हैं EWS का मतलब इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। इससे आरक्षण नीति में नया आयाम जुड़ा था और अनुच्छेद 16 में संशोधन भी किया गया इसके पश्चात। फिर आता है 104वां संविधान संशोधन जो कि एंग्लो इंडियन आरक्षण को समाप्त करता है। जो 104वां संविधान संशोधन था वो 2020 में आया था और इस संशोधन द्वारा लोकसभा और विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए नामित सीटें समाप्त कर दी गई, जबकि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण की अवधि को 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। तो ध्यान रखना, SC/ST आरक्षण को 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया था और एंग्लो इंडियन आरक्षण को समाप्त कर दिया गया। फिर आता है 106वां संविधान संशोधन और जो कि 2023 में हुआ था और यह अंतिम संविधान संशोधन है अब तक का। और इस संशोधन द्वारा लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का प्रावधान किया गया तथा जो SC/ST की आरक्षित सीटों में भी 1/3 आरक्षण महिलाओं के लिए सुनिश्चित किया गया। तो आरक्षण में जो आरक्षण था वो 103वां संविधान संशोधन के पश्चात दिया गया और यह प्रावधान जो है वो जनगणना और परिसीमन के बाद लागू होगा और प्रारंभिक रूप से 15 वर्षों के लिए प्रभावी रहेगा और परिसीमन 2026 में होने वाला है परिसीमन आयोग और इसे महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम माना जाता है। दोस्तों, संविधान पत्थर की लकीर नहीं है, यह जनता की आकांक्षाओं के साथ बदलता है। कभी अधिकार बचाने के लिए संशोधन हुआ तो कभी सत्ता बढ़ाने के लिए, तो कभी सामाजिक न्याय के लिए, तो कभी लोकतंत्र की स्थापना के लिए या लोकतंत्र को बचाने के लिए। और यही भारतीय संविधान की सबसे बड़ी ताकत है कि इसके अंदर परिवर्तन की बहुत ही ज़्यादा अधिक संभावना है। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको हम संविधान संशोधन जो भी इम्पोर्टेंट थे वो अच्छे से समझ में आया होगा और अगर आप हमारा ये वीडियो देख लेते हैं तो मैं आपको गारंटी देती हूँ कि संविधान संशोधन से आपका BPSC में कोई भी प्रश्न नहीं छूटेगा। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और अगर आपको ये PDF चाहिए तो PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा और टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही आपको हमारे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज का भी लिंक मिलेगा, तो आप उसके साथ हमारे साथ जुड़ सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुभ रात्रि।